हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे थे और उस श्रृंखला में उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तक पहुंच गए थे और हम उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इन सीरीज LCR सर्किट बना लीजिए साहब। LCR चित्र बहुत जल्दी बनाना चाहिए क्योंकि डायग्राम से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, तो चित्र बनाना बहुत जरूरी है। इन सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच, पहला, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। Z कब मिनिमम होता है? तो हम सबको पता है Z कब मिनिमम होता है, तो Z को हम लिखेंगे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, LCR सर्किट का Z यही होता है। अब ये मिनिमम कब होगा? ध्यान से देखिए, ये जब 0 हो जाएगा उस समय Z हमारा मिनिमम हो जाएगा। और वो 0 कब होगा? जब XL किसके बराबर हो जाएगा? XC के बराबर हो जाएगा, उस समय वो 0 हो जाएगा। तो यही कंडीशन हमारी रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है बच्चों, क्योंकि जिस समय Z मिनिमम होता है उस समय सर्किट में करंट कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। आप चाहो तो यहाँ पे ω L लिख दो, यहाँ पे 1/ωc लिख दो और वहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√LC। ठीक है, यहाँ पे आप ω L लिखेंगे, यहाँ पे 1/ωc लिखेंगे, तो ω² हो जाएगा 1/LC, तो ω बराबर 1/√LC। ये हो जाएगी आपकी रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला है वाटलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो फाइंड द कंडीशन अंडर विच Z इज मिनिमम हो गया। फाइंड द कंडीशन अंडर विच वाटलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट। बच्चों वाटलेस करंट हमारा कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में फ्लो करता है। तो जब रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट 0 हो जाएगा उस समय इस सर्किट में वाटलेस करंट फ्लो करेगा। जब इस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा उस समय इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करेगा? वाटलेस करंट फ्लो करेगा। ओके, क्योंकि एवरेज पावर इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑन एन एवरेज फुल साइकिल की कितनी होती है? 0 होती है। चलिए साहब, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अगला है ए सीरीज LCR सर्किट, चित्र बना हुआ है हमारे पास। AC सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, बहुत बढ़िया। ये 200 वोल्ट उसकी RMS वैल्यू दी गई है इसकी। द वोल्टेज इज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रजिस्टर के अक्रॉस 200 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस 250 वोल्ट है और इंडक्टर के अक्रॉस भी 250 वोल्ट है। पहला सवाल, The algebraic sum of voltages across 3 elements is greater than the voltage of source। अगर हम इन तीनों का algebraic sum करें तो ये सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा आता है। बिल्कुल, 250, 500 हो गया और वो हो गया 700। ठीक है, 500 में 200 जोड़ोगे तो 700। हाउ इज दिस पैराडॉक्स रिजॉल्व? तो इस चीज को आप कैसे समझेंगे? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इनका जो वोल्टेज का समय इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों वो DC के लिए है। ठीक है, AC में क्या होता है, हमारे जो वोल्टेजेस होते हैं उनके बीच में फेस एंगल होता है। वोल्टेज जो होते हैं वो सेम फेस पे नहीं होते, उनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उनके बीच में फेस एंगल होता है, जिस कारण से हमें उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? वेक्टर एडिशन। तो अगर हम इन 250 और 200 का अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो 200 वोल्ट ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। I, ER, EL और EC, ये 250 वोल्ट, ये EL हो गया, ये EC कैपेसिटर का वोल्टेज, ये भी 250 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। ये दोनों हो गए बच्चों अपोजिट में। ये दोनों कैसे हो गए? अपोजिट में। अगर अपोजिट में हो गए तो इनका वेक्टर एडिशन 0 हो गया, तो नेट वेक्टर कितना आया? 200 वोल्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स का पूरा वोल्टेज रजिस्टर में चला गया, इनका नेट इफेक्ट कितना हो गया? 0 हो गया। इनका नेट वोल्टेज क्या हो गया? 0 हो गया। तो सोर्स का पूरा वोल्टेज कहाँ जा रहा है? रजिस्टर में जा रहा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये कंडीशन, जिस कंडीशन में ये सवाल बनाया गया है वो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। LCR सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन बोली जाती है। कौन सी कंडीशन बोली जाती है बच्चों? LCR की रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि EL किसके बराबर है? EC के बराबर है। EL इज इक्वल टू EC, सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट। जो आपका LCR सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं इस परफेक्ट कंडीशन में। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
अगर उन्होंने पूछ लिया तो। पूछा ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा तो। अगला है गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एज 40 ओम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। इसी में हमने मिटाल दिया आर एल सी। इसी कंडीशन में यहाँ पे 250 वोल्ट, यहाँ पे 250 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम और 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम हो तो करंट बताइए। तो ये सर्किट हमारा रेजोनेंस कंडीशन में रखा है, इस बात को हमें समझना है किस तरीके से, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। EL इज इक्वल टू EC। तो ये हमारा सर्किट LCR सर्किट है, वो किस कंडीशन में रखा हुआ है? रेजोनेंस कंडीशन में रखा हुआ है साहब, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो रेजोनेंस कंडीशन में करंट हम कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन में करंट क्या होगा? करंट की RMS वैल्यू होगी वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन इम्पीडेंस, और इस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू R के बराबर होती है। अभी अभी हमने इसको प्रूव किया था, है ना। Z मिनिमम होता है तो वो Z मिनिमम Z जो होता है वो R के बराबर होता है। तो आप RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज रख दीजिए 200 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 40, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर आ गया है इस सर्किट में दौड़ने वाला करंट, इस सर्किट में बहने वाला करंट 5 एम्पियर। और ये जो 5 एम्पियर आई है वो RMS वैल्यू आई है। क्या आई है बच्चों? RMS वैल्यू, क्योंकि हमने वोल्टेज की RMS वैल्यू यूज की थी। सभी बच्चों को पता है ना कि Z की वैल्यू R के बराबर होती है। जब Z अपने मिनिमम पे आता है रेजोनेंस कंडीशन पे, तो उसकी वैल्यू R के बराबर हो जाती है। देखिए जरा, आर स्क्वायर प्लस ये जो चीज़ थी वो जीरो हो जाती है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये जीरो हो जाती है, तो Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? R के बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। ये जो सवाल हम लगवा रहे हैं वो सारे सवाल बच्चों आप नोट भी करते जाएं। अगर आप के पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं है तो, ठीक है, नोट मतलब अपनी लैंग्वेज में करते जाएं कि ऐसा सर्किट है और हमें इसमें ये निकालना है, तो उसको ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आप जैसे कई बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ रहेंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो आपकी बनाई जा रही है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं और उनका फ़ायदा दिलवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। ए रजिस्टर एंड एन एलिमेंट एक्स, ए रजिस्टर एंड एन एलिमेंट एक्स, बताया नहीं कौन है ये। रजिस्टर के साथ हमने एक्स लगा दिया। आर कनेक्टेड इन सीरीज कर दिया भाई टू ए एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, एसी सोर्स के साथ लगा दिया। द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट बाय द फेस ऑफ π/4। वोल्टेज जो है ऐसा मिला इस सर्किट में कि वो करंट से लीड कर रहा है, करंट से आगे निकल गया है π/4 रेडियन यानी 45 डिग्री। अगर हम इसका फेजर डायग्राम यहीं पे बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वोल्टेज लीड कर रहा है तो आई तो ये हो गया, ये ER हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। और इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे कि करंट से लीड करे वोल्टेज, वोल्टेज लीड कर रहा है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एक्स क्या होगा। ये एक्स हमने पहले ही बता दिया क्या होगा। कैसे? रजिस्टर में तो करंट और वोल्टेज सेम फेस पे होता है। वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो ये इंडक्टर होगा। इंडक्टर हमेशा वोल्टेज को आगे करने की कोशिश करता है। इंडक्टर अगर सीरीज में लगा है, इंडक्टर अगर सर्किट में लगा है तो वो चाहता है कि वोल्टेज आगे रहे। कैपेसिटर क्या चाहता है? करंट आगे रहे। तो ये इंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया? इंडक्टर। हमने इसका पता लगा लिया, वोल्टेज लीड कर रहा है, उसी से ये पता लग जाएगा। इसका फेजर डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। ये जो टोटल वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये इन्होंने बोल दिया है वोल्टेज लीड द करंट बाय द फेस ऑफ π/4। चलिए साहब, कह रहे हैं इफ x इज रिप्लेस्ड एनोडर एलिमेंट बाई, अगर हम x की जगह दूसरा एलिमेंट यूज करते हैं बाई सेम वोल्टेज, तो कह रहे हैं द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट π/4 रेडियन। तो वोल्टेज पीछे रह जाता है, करंट आगे निकल जाता है। अब रजिस्टर तो वोल्टेज और करंट को सेम फेस पे रखना चाहता है, फिर करंट आगे क्यों निकल गया? जरूर क्या लगा होगा? कैपेसिटर लगा होगा। तो बाई क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। और इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? तो हमको उनकी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। लैग्स बिहाइंड और लीड से ही ये पता चल जाता है कि लैग्स बिहाइंड अगर है, करंट पीछे है तो इंडक्टर होगा, इंडक्टर वोल्टेज को आगे करने की कोशिश करता है, और लीड कर रहा है करंट तो कैपेसिटर होगा।
और इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, टोटल वोल्टेज ये बनेगा और ये एंगल 45 डिग्री। ओके, ये ई आर और ये ई सी, ई एल और ये ई आर। चलिए कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स इज इंडक्टर, वाई इज कैपेसिटर। फिर कह रहे हैं व्हेन बोथ एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिए विद आर, यानी एलसीआर बन गया आपका, टू द सेम सोर्स, विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब हम इन तीनों को यानी एलसीआर सर्किट को जब बना लेंगे तो उस सर्किट की पावर मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो देखते हैं एलसीआर सर्किट की पावर मिनिमम तो इनमें और क्या हम पता लगा सकते हैं। एक चीज पता लगा सकते हैं, अगर ये एंगल 45 है तो अगर ये एंगल 45 है तो इसका मतलब ये पक्की बात हो गई कि जो EL है वो ER के बराबर होगा, जो EL है वो ER के बराबर होगा। ये रेक्टेंगल ना बनके एक स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल ठीक, रेक्टेंगल ना बनके स्क्वायर बनेगा, तभी ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये डायगोनल का एंगल। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EL अपॉन बेस ER। tan 45 की वैल्यू 1, तो EL बराबर ER। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, tan 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका EC है और बेस जो है वो आपका ER है, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से पता चलेगी EC बराबर ER। तो एक बात तो क्लियर हो गई, हमारे वही इंडक्टर है, वही कैपेसिटर है और वही रजिस्टर है। यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों बराबर है, EL बराबर ER। और इंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी बराबर है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि कैपेसिटर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज कैसा है, बराबर है। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कैसा है, बराबर है। यहाँ से हमको ये बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब हम इन तीनों को सीरीज में लगाएंगे, LCR बनाएंगे उसी वोल्टेज के साथ, तो EL बराबर EC होने के कारण से, EL बराबर EC होने के कारण से ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। सर्किट किस कंडीशन में आ जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में। इसका वोल्टेज बराबर होने के कारण से ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आएगा। किस कंडीशन में आ जाएगा बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन में। अब रेजोनेंस कंडीशन में पावर, क्योंकि सर्किट की पावर पूछी गई है, मिनिमम होगी या मैक्सिमम, तो बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है और पावर भी मैक्सिमम होती है। कैसे पता, एवरेज पावर होता है ERMS IRMS cos phi। रेजोनेंस कंडीशन में हमारा LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में phi की वैल्यू 0 होती है। तो LCR सर्किट कैसा बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव, उसमें cos phi की वैल्यू हो जाएगी 1, तो पावर हो जाएगी मैक्सिमम। अगर cos अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है तो पावर भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और ऐसे भी आप बता सकते हैं कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है तो पावर मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस कंडीशन है, उसमें मैक्सिमम हो जाती है पावर। ठीक है, वोल्टेज दोनों बराबर थे, तीनों ही बराबर थे वैसे तो, लेकिन हमें उन्हीं दो से मतलब है, रेजोनेंस उन्हीं दो से पता चलता है, EL और EC से। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस। राइट करना है, केवल आपको लिखना है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते, वो डेराइव कर देते हैं। तो आप देखिए कि 2 नंबर का सवाल है, वो अगर सवाल में 2 पार्ट होंगे और राइट लिखा है तो आपको राइट ही करना है। ठीक है, केवल लिखना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए AC सोर्स। कि अगर एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को, LCR तीनों को, तो Z की वैल्यू क्या होती है, तो Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू रहती है Z की। हम लिखेंगे कि इम्पीडेंस ऑफ द LCR सीरीज LCR सर्किट इज गिवन बाय Z विच इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल राइट करना है हमको। सो ऑन द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट, वोल्टेज और करंट को भी आपको बनाना है। बच्चों हम लोगों ने देखा था LCR सर्किट है ये हमारा, LCR। ठीक है, वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t लिखा है, बहुत बढ़िया। LCR कुछ भी नहीं दिया गया है, आपसे ग्राफ पूछा गया है वोल्टेज और करंट का। तो वोल्टेज देखिए बच्चों,
वोल्टेज आप t बराबर 0 रख देंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी वोल्टेज का ग्राफ आपका साइन के ग्राफ की तरह बनेगा। वोल्टेज का ग्राफ आपका कैसा बनेगा? साइन की ग्राफ की तरह बनेगा, बिल्कुल आपका साइन की ग्राफ की तरह बनेगा। लेकिन करंट हो सकता है बच्चों कि इसमें कैपेसिटर जीत रहा हो तो फेज डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस कंडीशन में हो सर्किट, तो कोई भी फेज डिफरेंस ना हो तो आप रजिस्टिव की तरह बना दें। इस प्रकार से आप नहीं बना सकते, ये प्योरली रजिस्टिव वाला केस होता है। कौन सा केस होता है? ये प्योरली रजिस्टिव वाला केस होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो और करंट जीत रहा हो या वोल्टेज जीत रहा हो, ये बात हमको क्लियर नहीं है, तो हम कुछ भी बना दें। ठीक है, अगर करंट जीत रहा होगा तो आप ऐसे बनाएंगे डॉटेड लाइन। ठीक है, ओके, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, यहां से नहीं करेंगे क्योंकि फेज डिफरेंस 90 नहीं है, इसलिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर वोल्टेज जीत रहा होगा, करंट पीछे होगा, तो आप ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल, तो ऐसे आप पूरे के पूरे ग्राफ को बना देंगे, वोल्टेज और करंट को लिख भी देंगे कौन सा वोल्टेज का है और कौन सा करंट का है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की सीरीज में एक लैंप कनेक्ट है। चलिए ऐसे करके प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन, लैंप और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आपको कुछ करना है। क्या करना है? प्रिडिक्ट द ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन टर्न, एक एक करके अक्रॉस एसी सोर्स। जब हम इसको एसी सोर्स से लगाएंगे तो बच्चों ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि कैपेसिटर एसी को ब्लॉक नहीं करता, अपोज करता है, उसका अपोजिशन एक्सी होता है तो अपोज करता है लेकिन ब्लॉक नहीं करता। दूसरा कह रहे हैं कि जब हम इसको डीसी सोर्स से लगाएंगे तब क्या होगा? तो डीसी सोर्स को ये इनफाइनाइट अपोज करता है। कैपेसिटर कितना अपोज करता है डीसी को? इनफाइनाइट। कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को, इसलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। डीसी करंट जब लगाएंगे तब बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि कैपेसिटर का अपोजिशन होता है 1/ωc और एसी नहीं है, ये डीसी है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इस कारण से उसका अपोजिशन इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जब डीसी लगाएंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। व्हाट चेंज वुड यू नोटिस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तब आपको क्या नोटिस होगा? अगर हम देखो डीसी सोर्स लगाएंगे तो बल्ब वैसे भी नहीं जल रहा था, तो कैपेसिटर की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो भी नहीं जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीसी वाले पार्ट में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, बल्ब पहले भी नहीं जल रहा था, अब भी नहीं जलेगा। लेकिन एसी वाले पार्ट में चेंज आएगा, अपोजिशन जो हो जाएगा 1/ωc। सी की वैल्यू बढ़ाने से अपोजिशन कम हो जाएगा, अपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर कम हो जाएगा। कैपेसिटर जो अपोज कर रहा होगा करंट को, वो कितना अपोज करता है? एक्सी, विच इज इक्वल टू 1/ωc। सी बढ़ने से एक्सी कम हो जाएगा, अपोजिशन कम हो जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा। जब एक्सी कम हो जाएगा सर्किट में तो करंट बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण से ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शाबाश। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सीबीएसई कैसे कैसे सवाल पूछती है। आपसे कैपेसिटर के साथ साथ इंडक्टर भी लगा सकती थी, ठीक है, और आपसे ये पूछ सकते थे कि इंडक्टर के हमने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए तो बताइए बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकते थे कि इंडक्टर के अंदर हमने एक आयरन की रॉड डाल दी, अब बताइए बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आसान आसान सवाल हमारे रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपको केवल ये देखना है जब भी बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में पूछा जाए तो आपको करंट के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? सर्किट के करंट के बारे में, कि सर्किट का करंट बढ़ रहा होगा या सर्किट का करंट कम हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने इसमें देखा कि सी को बढ़ाने से एक्सी कम हो जाएगा, अपोजिशन कम हो जाए तो करंट बढ़ेगा, तो ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, अगला देखिए, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट था, एल है 2 हेनरी, सी है 2 माइक्रोफैराड और आर है 10 ओम। इसकी क्वालिटी फैक्टर निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? 1/R√L/C। तो 1/R की वैल्यू बताइए 10, √L की वैल्यू बताइए 2 और C की वैल्यू बताइए
2 माइक्रो। देखिए बच्चों, माइक्रो को आप लिखना भूलिए मत, अगर आपने माइक्रो छोड़ दिया तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो माइक्रो को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 1/10, और 10 की पावर 6 जब बाहर निकलेगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया? 100। बच्चों क्वालिटी फैक्टर में आपको ध्यान देना है कि कोई भी यूनिट नहीं लगानी। क्वालिटी फैक्टर इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, बिल्कुल। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। इसी में एक सवाल और अटैच है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट तो हमने लगा लिया, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, एल बराबर दिस, सी बराबर दिस, आर बराबर दिस, और इसके बगल में लिखा था मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों? क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस की शार्पनेस के बारे में बताता है कि रेजोनेंस की क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो किस टाइप का रेजोनेंस है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस है या ठीक ठाक रेजोनेंस है। तो क्वालिटी फैक्टर आपकी क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस। ओके, अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ा देंगे तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, अगर क्वालिटी फैक्टर कम कर देंगे तो रेजोनेंस थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा रेजोनेंस का ग्राफ ऐसा, अगर क्वालिटी फैक्टर आप बढ़ाते जाएंगे तो इस प्रकार से वो उठता जाएगा, शार्प होता जाएगा ग्राफ, उतना ही। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो दिया गया है वो 140 साइन 314t। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कंपेयर कर दीजिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको वी नॉट पता चल जाएगा क्या है और ओमेगा पता चल जाएगा क्या है। कनेक्टेड अक्रॉस, ये किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है? प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम, प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम के अक्रॉस हमने इस वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज है। चलिए पहला पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो सोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा आपको पता है 314, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314, तो न्यू हो जाएगा 314 अपॉन 2 पाई। ध्यान से देखेंगे तो ये होता है पाई की वैल्यू 3.14, तो ये कट जाएगा 3.14 100 बार, ठीक है, और 2 से ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आंसर आ जाएगा? 50 हर्ट्ज, बिल्कुल। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज लगाया और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पूछ ली। हालांकि रजिस्टर को अभी हमने काउंट नहीं किया सवाल में, केवल इसको कंपेयर कर दिया अपनी आइडियल इक्वेशन से, जो हमारी इक्वेशन होती है वोल्टेज की, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वहाँ से ओमेगा पता चल गया और हमने वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। चलिए साहब अगला देखें, इसी में दूसरा पार्ट क्या है? द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर, द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस करंट हो जाएगा, आई आरएमएस होता है ई आरएमएस अपॉन अपोजिशन ऑफ द सर्किट, और इस सर्किट का अपोजिशन है आर। तो ई आरएमएस कितना है? ई नॉट की वैल्यू 140 है, तो ई आरएमएस क्या होगा? यहाँ पे निकाल लें हम, ई आरएमएस हो जाएगा ई नॉट अपॉन √2, तो 140 अपॉन √2, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, 140 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 50, तो आ जाएगा 140 अपॉन 50 √2, और करंट है तो ये क्या आएगा? एम्पियर। करंट है तो ये क्या आएगा? एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम पूरा फाइनल सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो बचा है वो बेसिक मैथमेटिक्स बचा है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही है। ए वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 280 साइन 50 पाई टी इज कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर ऑफ 40 ओम, 40 ओम के अक्रॉस। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो ओमेगा इज 50 पाई, ओमेगा इज 50 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 50 पाई, विच इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू, पाई से पाई गया तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। और क्या पूछा गया है? फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। आरएमएस करंट बच्चों निकाल लोगे आप लोग, आई आरएमएस होगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा, ई आरएमएस अपॉन आर। रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ द सर्किट इज आर।
ERMS तो नहीं दिया है, E0 दिया गया है, बहुत जल्दी बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से ERMS निकाल लो, तो ERMS हो जाएगा बच्चों E0 अपॉन √2, तो 28 अपॉन √2 ये आ गया ERMS। 280 अपॉन √2 और R की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे लिख दें हम 40, तो इतना एम्पियर आ जाएगा हमारा। 4 7 या 28, ये इस प्रकार से कट भी जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा करंट आ जाएगा इस सर्किट के लिए भी, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। बस हमको क्या देखना है कि बोर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, पिछले कई सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछे हैं। अगर हमको पहले से ही तैयारी होगी हमारी, हम बोर्ड के क्वेश्चंस पहले से ही देख के गए होंगे, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन देख लिए होंगे हमने, तो हम जो 16वीं साल है आपकी साल, उसके भी क्वेश्चन बड़े आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा, अगर आपको यही नहीं पता होगा CBSE कैसे क्वेश्चन को घुमाती है, तो फिर आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप समझ लें, लेकिन एक आध सवाल या आपका पेपर करते समय कॉन्फिडेंस अच्छा तभी रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले से ही देख के जाएंगे, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लाइट बल्ब इज रेटेड, लाइट बल्ब के ऊपर क्या लिखा गया है, लाइट बल्ब के ऊपर क्या लिखा है, 150 वाट और 220 वोल्ट AC सप्लाई फॉर 60 हर्ट्ज, AC सप्लाई फॉर 60 हर्ट्ज, वेरी गुड। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। देखिए बच्चों क्या दिया गया, पावर दिया गया, वोल्टेज दिया है, तो पावर को हम लिख सकते हैं V² अपॉन R, तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल देंगे V² अपॉन P, ये तो बहुत आसान था। V कितना दिया गया वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन P पावर कितना है 150, तो यहां से हम क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या पूछा गया, RMS करंट थ्रू द बल्ब, करंट की वैल्यू बताइए भाई। अब अच्छा ये बताइए कि पावर को हम V × I भी तो लिख सकते थे, वोल्टेज आपको पता है 220 वोल्ट, पावर आपको पता है 150 वाट, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी तो कर सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और करंट दोनों को निकाल पाएंगे बहुत आसानी से, कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, प्रूव दैट द आइडियल कैपेसिटर इन एन AC सर्किट डज नॉट डिसिपेट पावर। प्रूव कीजिए कि एक आइडियल कैपेसिटर AC की पावर को डिसिपेट नहीं करता। इस बात को हमने अपनी फर्स्ट क्लास में, कल की क्लास में समझाया था कि कैपेसिटर क्यों, कैपेसिटर के अंदर वाटलेस करंट फ्लो करता है, क्यों कैपेसिटर की एवरेज पावर 0 होती है। आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली ही, नॉर्मली ही बता देंगे बड़े आराम से। तो आप लिखेंगे कि एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट इज गिवन बाई, क्योंकि ये 2 नंबर का ही सवाल है तो आपको ज़्यादा नहीं समझाना है। एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट इज गिवन बाई ERMS IRMS cos phi। फिर लिखेंगे फॉर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट वी नो दैट क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2 रेडियन, या आप बोलेंगे कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेस ऑफ π/2 रेडियन, करंट लीड करता है, करंट लीड द वोल्टेज बाय द फेस ऑफ π/2 रेडियन, दैट्स वाई phi इज इक्वल टू π/2। जब आप इसको यहां पे रखेंगे तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी, ERMS IRMS cos 90 π/2 यानी cos 90, तो यहाँ से पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैपेसिटिव सर्किट में पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जिस हिसाब से हमने आपको बताया है, बोल बोल के अगर आप वो सारी बातें लिख देंगे तो आपका कुछ भी नहीं, एक भी आधा भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आपको अलग से डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है कैपेसिटर के लिए, बहुत सारी रेफरेंस गाइड्स में दिया जाता है, आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने NCERT के बेस पे चलना है, NCERT में इस चीज़ का आंसर किस हिसाब से दिया गया है हमको वैसा ही लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हैविंग कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल इंडक्टेंस, एक लैंप है जिसके अंदर कॉइल है लेकिन उसका इंडक्टेंस नहीं काउंट करना है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। बल्ब के अंदर भी बहुत पतली सी कॉइल होती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। एन इलेक्ट्रिक लैंप हैविंग ए कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर,
एंड एन एसी सोर्स, एंड एन एसी सोर्स, चलिए साहब कनेक्ट कर दिया। इज ग्लोइंग विद सर्टेन ब्राइटनेस, इज ग्लोइंग विद सर्टेन ब्राइटनेस, ठीक है एसी लगा है इसलिए ब्राइटनेस हो रही है थोड़ी बहुत। अगर यहाँ डीसी लगाते तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता डीसी को और बल्ब नहीं जलता। हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प चेंज, अब सीखना है हमारे साथ साथ आपको भी सोचना है कि ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी। व्हेन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दोगे, इस सर्किट का जो अपोजिशन है केवल आपको कैपेसिटेंस ही दिख रहा है तो केवल कैपेसिटर ही अपोज करेगा, जिसका अपोजिशन क्या होता है 1/ओमेगा सी। सी की वैल्यू आप कम कर देंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, अपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। कैपेसिटर ज्यादा अपोज करेगा तो करंट कम हो जाएगा, ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी आप बोलेंगे। कह रहे हैं कि ऑन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते तो क्या होता, तो एक ही बात है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर देते सोर्स की तो एक्सी तो भी बढ़ जाता, अपोजिशन ऑफ द सर्किट बढ़ जाता, अपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाता, करंट कम हो जाता और ब्राइटनेस भी कम हो जाती। ठीक है, अगर यहीं पे एक और सवाल पूछ सकते थे, अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें तो ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो एक्सी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटर अब उतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएगा। कैपेसिटर अगर उतना अपोज नहीं करेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। इसलिए तो आपको अपोजिशन पे फोकस करना है, आपको करंट पे फोकस करना है, ब्राइटनेस का आंसर अपने आप आता है। ठीक है, ब्राइटनेस का आंसर हमको अपने आप मिलता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, तो हम धड़ाधड़ सवाल लगाते जा रहे हैं और समझाने का भी पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी होगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार, तो आप उसको रिपीट करके पूरा दोबारा बार बार सुन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू VM, इसको आप V0 लिख लीजिए, और मैं तो कहता हूँ V लिखिए ही मत, आप E लिख लीजिए, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। अप्लाइड टू LCR सर्किट, LCR सर्किट को अप्लाई किया गया। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू LCR सर्किट, इस LCR सर्किट को इतना वोल्टेज लगाया गया। ठीक है भाई, बढ़िया, AC वोल्टेज लगा दिया गया। ड्राइव्स ए करंट इज गिवन बाई, और इसमें करंट कितना, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ध्यान दीजिए प्लस फाइव। ठीक है, करंट आगे है यानी कैपेसिटर जीत रहा होगा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पावर, पूछ रहे हैं पावर का एक्सप्रेशन डिड्यूस कीजिए, यानी आपसे पूरा का पूरा सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लिया है। अब आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, अब आप एक्सप्रेशन को राइट करके काम नहीं चला पाएंगे, लिख के काम नहीं चला पाएंगे, तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि इस सर्किट में वोल्टेज भी आपने हमको बता दिया, करंट भी बता दिया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे पावर क्या होगी इस सर्किट में, क्योंकि बच्चों वोल्टेज चेंज हो रहा है, AC है, करंट भी चेंज हो रहा है, AC है, करंट अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, वोल्टेज अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। तो किसी एक इंस्टेंट पे पावर क्या होगी, जिसको हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, वो किसी एक इंस्टेंट का वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, उस इंस्टेंट पे क्या वोल्टेज है और उस इंस्टेंट पे क्या करंट है, उस चीज का मल्टीप्लाई होगा। तो E की जगह लिख दीजिए E0 साइन ओमेगा टी, I की जगह लिख दीजिए I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अभी हमको थोड़ा सा डेरिवेशन करना है, ये जल्दी से हम इसको डराइव कर दें। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर निकले किसी एक इंस्टेंट पे, E0 I0 पास में ले आओ साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा सकते हैं हम लोग, साइन A प्लस बी को खोल सकते हैं अगर चाहें तो। E0 I0 साइन ओमेगा टी ब्रैकेट, साइन A प्लस बी होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। A और B हमारे क्या है, ओमेगा टी और फाइव, तो साइन A कॉस B कॉस A साइन B। ठीक है साहब, साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया टर्म स्टेप हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव, दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा पास पास लिख रहा हूँ, जिससे कि बार बार ज़्यादा मिटाना ना पड़े, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। एक काम करिए,
हमको आगे हो सकता है इंटीग्रेशन करना पड़े, तो हम इस पावर 2 को हटाना चाहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू हमारी ओमेगा टी है, यहाँ पे जो एंगल है वो ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर समथिंग क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 समथिंग अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड करें, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस 5। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर आ जाएगी। मतलब डेरिवेशंस तो आपको ध्यान देने पड़ते हैं, सीखने ही पड़ते हैं, और आप इस डेरिवेशन को सीख लीजिए, ठीक है। ये 2 बाहर निकाल लीजिए, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए यहाँ पे, ओके। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और ये प्लस है, ओके। अभी मुझे मिटाना है, थोड़ा सा मिटाल दूं मैं, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बस इतनी तो मैथ लगती ही है पावर में। प्रॉब्लम ये होती है कि पावर के डेरिवेशन में दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं, करंट भी वोल्टेज भी, इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई और स्टेप है ही नहीं सामने। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट कॉस ओमेगा कॉस 5 था ये, कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5, अच्छा, प्लस क्या है साइन 2 ओमेगा टी कॉस 5, साइन 2 ओमेगा टी कॉस 5, ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा है ये, इन सभी टर्म में अगर हम देखें तो ये टाइम वाले जो टर्म है ये एक इंस्टेंटेनियस पावर है। आई थिंक मुझसे साइन की जगह कहीं कॉस तो नहीं हो गया, इसमें हर जगह सही है, चलिए ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इन दोनों टर्म में आपको पूरी मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, ये एक इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं कि एवरेज पावर के लिए हमको होल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम वाले टर्म कौन है, एक कॉस टर्म है और एक साइन टर्म है, और दोनों का ही पूरी साइकिल पे एवरेज 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म भी 0 चला जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 चला जाएगा, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाए, एवरेज पावर आ जाएगी, सॉरी ये इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज के लिए ये वाला टर्म, क्योंकि इसमें कॉस के साथ टाइम है, इसमें साइन के साथ टाइम है, और दोनों का ही एवरेज 0 होता है, इसलिए आपका आंसर जो आएगा एवरेज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5, ये कॉस 5 बचेगा केवल, वो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल। और आप इसको फाइनली लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस 5, यानी ये हो जाएगा आपका ई आर एम एस और ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस कॉस 5, ठीक है बिल्कुल। बच्चों वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ये बुक या जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हो तो उससे पहले आपको डेरिवेशंस आने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशंस मैं हालांकि कराऊंगा, लेकिन पावर का जैसे मैंने आज एक बार करा दिया, अब अगर कल हमसे पावर पूछी जाएगी या अगले कोई क्वेश्चन में पावर पूछी जाती है तो हम पावर का डेरिवेशन बच्चों नहीं कराएंगे, डेरिवेशन केवल एक ही बार बताएंगे, क्योंकि फिर फायदा क्या है, आपने सिलेबस पढ़ा है ना। अभी हम प्योरली सीबीएसई के उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाहते हैं जो हम पहली बार देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है, जो हमको पहली बार देखने को मिलेंगे। डेरिवेशंस तो हम देख के ही जाएंगे, ये तो हमारी कॉपी में नोटबुक में पहले से ही मौजूद होंगे, इसलिए एक बार ही डेरिवेशन को डराइव किया जाएगा, चाहे सवाल 10 बार रिपीट होता है पावर का, लेकिन आपको केवल एक ही बार डराइव किया जाएगा, फिर डायरेक्टली हम पावर की बातें करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। जो हमारे कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल बातें हैं वो हम बरकरार रखेंगे, बजाय पूरे डेरिवेशन के। डेरिवेशंस तो मैंने हालांकि पहली बार था इसलिए इसको करा दिया। ओके बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल लेक्चर्स हैं बिल्कुल। अगर तो अलग अलग कंडीशन होती है, अगर वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद ये लेक्चर्स उन तक अगर पहुंच गए तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो अपने सीबीएसई की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप जब बच्चे लगाते हैं तो बच्चों को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ 6-7 सालों से, तो मुझे पता है कि दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं खुद ही बच्चों को लगवाता हूँ और उनको उस दिक्कत से पार कराता हूँ, ठीक है। तो उन तक ये वीडियोज आप पहुँचा दीजिए, शेयर कीजिए और ठीक से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।